बच्चों हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित की पाठ्य पुस्तक का अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं, जिसके भाग 4 में हम चर्चा करेंगे अंक गणित की आधारभूत प्रमेय की। देखिए, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का कथन, इस प्रमेय का क्या अर्थ है उसे समझते हैं। देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना, क्रम को ध्यान में रखे बिना अद्वितीय होता है। देखिए, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं हम सभी जानते हैं। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वे सभी संख्याएं जिनके ठीक दो गुणनखंड होते हैं, ठीक दो गुणनखंड होते हैं, क्या कहलाती हैं? अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? वे सभी संख्याएं जिनके ठीक दो गुणनखंड होते हैं अभाज्य संख्या कहलाती है। उदाहरण के लिए देखिए बच्चों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 इत्यादि। अभाज्य संख्याओं को और किस तरीके से परिभाषित किया जा सकता है? आप कह सकते हैं 2 या 2 से बड़ी वे संख्याएं जो केवल स्वयं के पहाड़े में आती हैं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, क्योंकि इनके सिर्फ क्या होते हैं? 2 ही गुणनखंड होते हैं। एक तो ये संख्या स्वयं खुद की गुणनखंड होती है और एक अन्य गुणनखंड क्या होता है बच्चों? संख्या 1। ठीक है, फिर आते हैं हम भाज्य संख्याओं पर। भाज्य संख्या किसे कहेंगे? देखिए बच्चों, वे सभी संख्याएं जिनके दो से अधिक गुणनखंड हो, 2 से अधिक गुणनखंड हों, वे सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं। उदाहरण के लिए 4, 6, 8, 9, 10, 12 इत्यादि, ये सभी संख्याएं क्या हैं? भाज्य संख्याएं। और अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है? इन सभी भाज्य संख्याओं को इन अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए देखिए, जैसे कि एक भाज्य संख्या है 6, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, या मैं लिख सकता हूँ इसको 3 गुणा 2। फिर अगर हम इस क्रम को ध्यान में न रखें, 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 को एक ही माने, तो इस भाज्य संख्या 6 का ये अभाज्य गुणनखंड अद्वितीय होता है। यही है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। ठीक है, समझ में आ गया आपको कि अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या है। फिर देखिए बच्चों आगे, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय के अनुप्रयोग, अर्थात इस प्रमेय के क्या उपयोग हैं, इसकी सहायता से हम किस प्रकार की गणना करते हैं, क्या हम इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो अंक गणित की आधारभूत प्रमेय से हम दी गई संख्याओं के HCF और LCM आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसके अनुप्रयोग को उदाहरणों की सहायता से समझते हैं। देखिए, हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 5, इसमें आपसे कहा गया है संख्याओं 4 की घात n पर विचार कीजिए, जहां n एक क्या है? प्राकृत संख्या है। अर्थात आपको विचार करना है 4 की घात 1, 4 की घात 2, 4 की घात 3, 4 की घात 4 इत्यादि संख्याओं पर, क्योंकि आपसे कहा गया है संख्याओं 4 की घात n क्या है? प्राकृतिक संख्या। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। मैंने आपको पहले बताया है प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय के बारे में। तो इन सभी संख्याओं के बारे में विचार कीजिए। फिर देखिए क्या कहा गया है, जांच कीजिए क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त होता है। तो हम देखते हैं 4 की घात n तो 4 पे समाप्त हो रहा है, 4 की घात 2 6 पे समाप्त हो रहा है। आपसे पूछा गया है कि n का कोई ऐसा मान है कि इकाई का अंक 0 आएगा। आइए देखते हैं उन सभी संख्याओं को, पहले देख लेते हैं उन सभी संख्याओं को जिनके इकाई का अंक क्या हो? 0 हो। तो एक तो हो गया 10, 20, 200, ये सभी संख्याएं क्या हैं? शून्य पर समाप्त हो रही है।
और अगर कोई संख्या शून्य पे समाप्त हो रही है, इसका मतलब उसका एक गुणनखंड 10 अवश्य रहेगा। और 10 का अगर आप अभाज्य गुणनखंड करोगे तो आपको मिलेगा 2 गुणा 5। इस बात को समझिए बच्चों, अगर कोई संख्या शून्य पर समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में आपको अवश्य 2 गुणा 5 देखने को मिलेगा। अब अगर 4 की घात n शून्य पे समाप्त होगी तो इसके अभाज्य गुणनखंड का रूप कैसा होना चाहिए? 2 गुणा 5 उसके अंदर आना चाहिए। यहाँ देखते हैं हम 4 की घात n का अभाज्य गुणनखंडन, तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 की घात n, ये हो जाएगा 2 की घात 2n। क्या इसके अंदर कहीं 5 आएगा? ये तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 के रूप का है, तो हम लिखेंगे क्योंकि 4 की घात n के अभाज्य गुणनखंडन में 2 गुणा 5 नहीं है, इसलिए 4 की घात n एक प्राकृत संख्या, n बराबर एक क्या है? प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। चाहे आप 4 की कितनी भी घात कर लें, n की जगह कोई भी प्राकृतिक संख्या रख दें, ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी, क्योंकि हमने देखा है 4 की घात n का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n के रूप का होगा। 2 गुणा 5 इसमें नहीं होगा, और जिसमें 2 गुणा 5 नहीं होगा उसका एक गुणनखंड 10 नहीं होगा, और जब तक एक गुणनखंड 10 नहीं होगा वो शून्य पर कभी भी समाप्त नहीं होगी, तो ये कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो इस प्रकार के प्रश्नों का हल कर सकते हैं हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की सहायता से। फिर देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 6, इसमें आपसे क्या कहा गया है? संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF और LCM निकालने हैं, तो हल में हम लिख लेंगे पहले 6 का, जिन भी संख्याओं का HCF और LCM निकालना है उनका अभाज्य गुणनखंडन, तो 6 का अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा 2 गुणा 3, और 20 का अभाज्य गुणनखंडन हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 5। अभाज्य गुणनखंडन करना तो आपको आता है ना बच्चों, देखो इस तरीके से 2 का भाग लगाएंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या का, 3 बार जाएगा, फिर 2 से बड़ी अभाज्य संख्या 3 का भाग लगा देंगे। 20 का अभाज्य गुणनखंडन भी दिखा दीजिए, 2 10 बार, फिर 2 का भाग लगाएंगे 5 बार, फिर 5 का भाग लगाएंगे 1 बार। या इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। अब ध्यान दीजिएगा HCF किसका? 6 और 20 का। तो HCF का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड। इन दोनों में उभयनिष्ठ कौन है? 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है। अधिकतम उभयनिष्ठ क्या है? इसमें 2 की घात 1 है, इसकी में 2 की घात 2 है, तो 2 की घात 1 उभयनिष्ठ है। अर्थात HCF में हम क्या करते हैं? HCF में हम जो कॉमन गुणनखंड है, कॉमन अभाज्य संख्या है, उसकी न्यूनतम घात लिखते हैं। ये HCF आ गया। फिर देखिए LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल 6 और 20 का। तो कॉमन मल्टीपल देखना है, उसके लिए आप क्या करेंगे? जितनी भी अभाज्य संख्याएं आपको दिख रही हैं अभाज्य गुणनखंडन में उसको लिख लीजिए। तो अभाज्य संख्या 2 दिख रही है, 3 दिख रही है और 5, और इनकी अधिकतम घात लिख दीजिए। 2 की अधिकतम घात कितनी है? 2, 3 की अधिकतम घात 1 और 5 की अधिकतम घात 1। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चों? 60। इस प्रकार से आप अभाज्य गुणनखंडन विधि से HCF तथा LCM ज्ञात कर सकते हैं। फिर बढ़ते हैं आगे, उदाहरण संख्या 7। देखिए बच्चों, अभाज्य गुणनखंडन विधि से 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए।
और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले एचसीएफ ज्ञात करना है, फिर एलसीएम ज्ञात करना है। तो हल में हम पहले कर लेंगे अभाज्य गुणनखंडन किसका, 96 का और 404 का, और किसका, 404 का। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 का भाग लगाएंगे, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर से 2 का भाग चला जाएगा, कितना आ जाएगा 24, फिर से 2 का भाग चला जाएगा 12, फिर से 2 का भाग कितनी बार, 6 बार, फिर से 2 का भाग लगाएंगे 3 बार जाएगा, 3 का भाग लगाएंगे 1 बार जाएगा, यहाँ 2 का भाग लगाएंगे 202 आ जाएगा, फिर 2 का भाग लगाएंगे 101 आ जाएगा। 101 क्या होती है बच्चों, अभाज्य संख्या, इसमें खुद का ही भाग जाता है। अतः 96 का अभाज्य गुणनखंडन तो हो गया 2 गुणा 3, 2 की घात कितनी, 1 2 3 4 5, 2 की घात 5, 3 की घात 1, और 404 का अभाज्य गुणनखंडन हो गया 2 की घात 2 और 101 की घात 1। अब देखिए हम क्या करेंगे, HCF और LCM ज्ञात करेंगे। तो HCF ज्ञात कर लेते हैं। HCF किसका, 96 और 404 का। तो HCF में हम क्या करते हैं, उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखेंगे। इनमें उभयनिष्ठ क्या है, 2, और 2 की न्यूनतम घात लिखेंगे। न्यूनतम घात लिखेंगे, 2 की घात 2 ही अधिकतम कॉमन आ रही है, इसलिए 2 की घात 2 न्यूनतम वाली पावर लिखेंगे, कम वाली घात। तो 2 की घात 2 का अर्थ हो गया 4। अब देखिए जब भी आपको दो संख्याओं का HCF और LCM दिया जाए तब आप एक संबंध याद रखिए। वो संबंध है क्या, क्योंकि HCF ऑफ A एंड B मल्टीप्लाई LCM ऑफ A एंड B इक्वल टू किसके होता है, A गुणा B के। दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा बराबर होता है उनके HCF और LCM के। यहाँ HCF आ गया 4, LCM हमें ज्ञात करना है, और संख्याएं हैं 404 और 96। तो LCM यहाँ से आ जाएगा 101 गुणा 96 अर्थात 69, और 96 कम 96, 96 कम 96, 9696। ठीक है, तो ये संबंध इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखिएगा। दो संख्याओं के HCF और LCM का गुणनफल किसके बराबर होता है, उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ आपसे क्या कहा गया था, इन दोनों संख्याओं का HCF ज्ञात कीजिए फिर LCM ज्ञात कीजिए, अर्थात HCF की सहायता से आपको LCM ज्ञात करना था, तो इस तरीके से आप ज्ञात करेंगे। इस संबंध को नहीं भूलिएगा बच्चों, HCF गुणा LCM बराबर A गुणा B। फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए पाठ्य पुस्तक का उदाहरण संख्या 8। यहाँ आपसे कहा गया है संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। तो हल में हम पहले कर लेंगे इनका अभाज्य गुणनखंडन। तो देखिए 6 का अभाज्य गुणनखंडन तो बहुत आसान है, 2 3 3 1। फिर हम देखते हैं 72 का अभाज्य गुणनखंडन, तो 2 का भाग लगाएंगे 36 आ जाएगा, फिर 2 का भाग लगाएंगे 18 आ जाएगा, फिर से 2 का भाग लगाएंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 का भाग जाएगा, 2 का नहीं जाएगा, 3 3 9, और यहाँ पे 3 का भाग लगाएंगे 1। फिर देखते हैं 120 का अभाज्य गुणनखंडन। तो यहाँ पे 2 का भाग लगाएंगे 60, फिर से 2 का भाग लगाएंगे 30, फिर से 2 का भाग चला जाएगा 15, अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग लगाएंगे 5, और 5 का भाग लगाएंगे 1। अतः 6 तो हो गया 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 1। 72 का अभाज्य गुणनखंडन हो गया 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2, और 120 का अभाज्य गुणनखंडन हो गया 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1। ठीक है, इस तरीके से आप अभाज्य गुणनखंड लिख लेंगे। उसके बाद आप निकालेंगे HCF और LCM। तो देखिए HCF किसका, 6 72 और 120, 6 72 120। HCM में हम क्या लिखते हैं, केवल उभयनिष्ठ गुणनखंड लिखते हैं, उसकी भी क्या लिखते हैं, न्यूनतम घात। उभयनिष्ठ है 2, उभयनिष्ठ है 3।
तो 2 और 3 उभयनिष्ठ है, न्यूनतम घातें 1-1 है, इसलिए क्या आ जाएगा HCF 6 तथा LCM 6, 72 और 120 का जितनी भी अभाज्य संख्याएं आपको दिख रही हैं सबको लिख दीजिए 2, 3 और 5, 2, 3 और 5। अब देखिए 2 की अधिकतम घात, अधिकतम LCM में अधिकतम घात लिखते हैं, 2 की अधिकतम घात है 3, 3 की अधिकतम घात है 2, ये 3, ये 2 और 5 की अधिकतम घात 1। तो यहाँ से देखिए 2 की घात 3, 8, 8 पंजे 40, 40 को 9 से गुणा करेंगे तो 4 नाम 36, 360। LCM कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार से 3 संख्याओं का HCF तथा LCM हम ज्ञात कर सकते हैं किसकी सहायता से? अभाज्य गुणनखंडों की सहायता से, अभाज्य गुणनखंडन विधि से बच्चों। उम्मीद करता हूँ अंक गणित की आधारभूत प्रमेय और इसके अनुप्रयोग आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। मिलते हैं अगली कक्षा में बच्चों, तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।